प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के हिंदी के अध्याय वाक्य के साथ करेंगे और इसके ठीक बाद हम कक्षा 11 में बायोलॉजी के चैप्टर एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवयित्री ललित के कुछ वाक्य का अर्थ जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले वाक्य का प्रसंग जानेंगे। जिन वाक्यों को हमें पढ़ना है उसके बारे में पहले जान लेंगे ताकि उसका अर्थ समझने में हमें सरलता हो। इसके बाद हम वाक्य का भावार्थ जानेंगे, यानी वाक्य का क्या अर्थ है हम यह जानेंगे। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं ये वीडियो। जो तीसरा वाक्य है हमारी पाठ्य पुस्तक में, उसमें कवयित्री ने जीवन की अर्थहीनता पर प्रश्न किया है। वह जीवन के अर्थ को समझ नहीं पा रही है, उसका उल्लेख कवयित्री ने किया है। कवयित्री प्रतीकात्मक प्रयोग कर रही है और बता रही है कि जीवन किस प्रकार का होता है। अगले वाक्य में कवयित्री ने ईश्वर की व्यापकता का वर्णन किया है कि ईश्वर कहां कहां है और लोग ईश्वर को कहां कहां खोजते हैं। साथ ही और बताने का प्रयास किया है कि वास्तविक ज्ञान क्या होता है। अर्थ जानने से पहले आइए जानते हैं कठिन शब्दों को और उनके अर्थ को। पहला शब्द है राह। राह का अर्थ होता है रास्ता। सुषुम। सुषुम एक प्रकार की सुषुम्ना नाड़ी होती है। मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिसमें से 3 प्रमुख होती हैं। और 3 प्रमुख नाड़ियों में 2 जो प्रमुख नाड़ी होती है वह गौण होती है, और उन्हीं गौण नाड़ियों में से एक जो नाड़ी होती है वह प्रमुख होती है, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जिससे कुंडलिनी चक्र जो है वह जागृत होता है। आह। आह जो है वह दुख या विवस्था का सूचक है, क्योंकि यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर विस्मयादि सूचक शब्दों का प्रयोग किया है अनुवादक ने। माझी। माझी का अर्थ होता है नाविक, क्योंकि कविता जो है वह प्रतीकात्मक है, इसीलिए नाविक का जो अर्थ है वह प्रभु भी हो सकता है। उतराई। उतराई शब्द का अर्थ होता है जब हम नदी पार करते हैं ना नाव पर बैठकर, और जब नाव से उतर रहे होते हैं तो नाविक को हम कुछ रुपए देते हैं, किराया देते हैं, तो उस मूल्य को हम उतराई कहते हैं। तो आइए विद्यार्थियों अब हम इस वाक्य का अर्थ जानते हैं। वाक्य की पहली पंक्ति है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यानी कि जो जीवन है वह एक सीधे मार्ग के लिए हमें मिला है, पर क्या यह जीवन सीधे मार्ग पर ही चलता है? यह जो जीवन है वह कई उतार चढ़ाव के साथ चलता है। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन है इसका अर्थ ही हमें नहीं पता। हम सभी सुषुम्ना सेतु पर खड़े होकर कुंडलिनी जो चक्र है उसको जागृत करने में लगे रहे, और उससे हमारा जो जीवन है वह ही समाप्त हो गया। किंतु ना तो हमें ईश्वर ही मिला और ना ही हम अपना जीवन सफल बना पाए, क्योंकि ये जो जीवन है वह कर्म कांडों में उलझ गया और हमारा जो जीवन है वह पूरी तरीके से निरर्थक हो गया और इसमें कुछ विशेष नहीं बचा। यानी यहाँ पर कवयित्री ईश्वर को एक नाविक के रूप में देख रही है और वह कह रही है कि जब हम इस
जीवन रूपी नाव से उतरेंगे तो हमारे पास कुछ तो किराया होना चाहिए उस नाविक को देने के लिए। तो कवियत्री यहाँ पर कह रही है कि जब हमने जेब टटोली, यानी जब हमने अपने पूरे जीवन का मूल्यांकन किया, तो उसमें हमें कुछ भी विशेष नहीं मिला, कोई कौड़ी नहीं मिली, तो हम उस ईश्वर का धन्यवाद किस प्रकार करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जो हम माझी को यानी नाविक को या ईश्वर को देने के लिए रखते हैं अपने पास। हम उसके इस कर्ज को कैसे चुकाएंगे कि उसने हमें यह सुंदर जीवन दिया? इसीलिए कवियत्री यहाँ पर प्रश्नात्मक रूप में कह रही है, यहाँ पर वह रहस्यात्मक रूप में कह रही है कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करने चाहिए, न कि भोग विलासों में, कर्मकांडों में पड़कर अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा जीवन तो निरर्थक है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। आइए विद्यार्थियों, अब हम अगले वाक्य का अर्थ जानते हैं। अर्थ जानने से पहले कुछ कठिन शब्द और उसके अर्थ भी जान लेते हैं। थल का अर्थ होता है स्थान और शिव, शिव का अर्थ होता है प्रभु। यहाँ पर शिव एक विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर शिव का अर्थ प्रभु होगा। साहिब का अर्थ होता है ईश्वर। आइए विद्यार्थियों, अब हम इस वाक्य का अर्थ जानते हैं कि इस वाक्य में कवियत्री ने क्या कुछ कहा है। वाक्य की पहली पंक्ति है, थल थल में बसता है शिव ही। कवियत्री यहाँ पर कह रही है कि ये जो दुनिया है, ये जो पूरा संसार है, इसके हर एक स्थान स्थान पर, इसके हर एक कण में ईश्वर बसता है। ईश्वर जो है वह सर्वव्यापक है और उस ईश्वर को हमें इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है। पर मनुष्य क्या करता है? मनुष्य भेदभाव में उलझा हुआ है। वह जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर एक दूसरे से बैर रखता है। यानी कवियत्री यहाँ पर हर एक व्यक्ति में ईश्वर होने की बात कहती है। वे कहती है हर एक स्थान पर ईश्वर है, हर व्यक्ति में ईश्वर है। तो तुम हिंदू मुसलमान के झगड़े में क्यों पड़ते हो? यहाँ पर कवियत्री ने समन्वय भाव को प्रस्तुत किया, दिखाया है। आगे कहती है कि हे मनुष्य, यदि तू ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी अपने आप को पहचान, क्योंकि ईश्वर जो है वो हर व्यक्ति के अंदर बसता है। तो अपने अंदर ईश्वर को खोजने का प्रयास कर, तुझे ईश्वर अपने अंदर ही मिल जाएगा। उसके लिए तुझे किसी मंदिर, मस्जिद और किसी मूर्त की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो तेरे अंदर बसता है। तो ईश्वर तू अपने अंदर तलाश, और वही वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि वही साहिब से पहचान है। ईश्वर से जब व्यक्ति मिल जाता है तो उसे वास्तविक ज्ञान का अनुभव हो जाता है। क्या है इस दुनिया में, क्यों है, और उसका जीवन क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, इस सब रहस्यों के बारे में उसे पता चल जाता है। और वही वास्तविक ज्ञान है, वही ईश्वर से मिलन है, वही ईश्वर से मिलने की पहचान है। तो कवियत्री वही कह रही है कि हमें आपस में उलझकर नहीं, बल्कि प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और ईश्वर को अपने अंदर ही तलाशना चाहिए, खोजना चाहिए। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह वाक्य पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या कुछ सीखा। हमने जाना कि कवियत्री की विवशता कैसी है, कवियत्री क्यों विवश है, क्यों दुखी है, और ईश्वर कहाँ मिलता है, ईश्वर को कहाँ खोजना चाहिए, साथ ही सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं, यह भी हमने इस वीडियो में जाना। तो विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप घर जाकर स्क्रीन पर दिखाए गए प्रश्नों का उत्तर एक अनुच्छेद के रूप में लिखेंगे और इस पूरे के पूरे पाठ को पढ़ेंगे और परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीव विज्ञान की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ वर्गीकरण का आधार, संघ पोरिफेरा तथा संघ सीलेंट्रेटा
समझ में आ गया होगा। आज हम प्राणी जगत को जारी रखेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप सभी से यह प्रश्न पूछा था और इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर लाने को कहा था। निश्चित ही आप इसका उत्तर लिखकर लाए होंगे, तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा पाया जाता है। कुछ प्राणियों में यह उपस्थित होता है, जैसे एनालिड, मोलस्क इत्यादि, परंतु कुछ में अनुपस्थित होता है, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थीज, तथा कुछ में मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होता, जैसे एस्कीहेल्मिन्थीज। इसी कारण गुहा की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति वर्गीकरण में सहायक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम संघ टीनोफोर, संघ प्लैटीहेल्मिन्थीज, संघ एस्कीहेल्मिन्थीज और संघ एनेलिडा के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। संघ टीनोफोर, इन्हें हम समुद्री अखरोट यानी सी वॉलनट या कंकाल जेली यानी कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। ये समुद्री अर्य सम्मिति द्विकोरिक उत्तक स्तर के संगठन वाले जीव हैं। इनमें जीव संदीप्ति यानी बायोल्यूमिनेसेंस होना इनकी मुख्य विशेषता है। अब इनकी मुख्य विशेषता बायोल्यूमिनेसेंस को समझने के लिए यहाँ देखिए। यह प्राणी अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं और यही बायोल्यूमिनेसेंस यानी जीव संदीप्ति कहलाता है, और यह बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। आइए संघ टीनोफोर की कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। इनमें 8 पक्षमाभी कंकद पट्टिका होती है जो चलन में सहायता करती है। निषेचन, बाह्य तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें कि लार्वावस्था होती है। उदाहरण के लिए प्लूरोब्रैकिया तथा टीनोप्लाना इसका उदाहरण है, जिसका चित्र आप देख सकते हैं। यह प्लूरोब्रैकिया है और यह टीनोप्लाना है। यहाँ पर संघ टीनोफोर समाप्त होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। संघ प्लैटीहेल्मिन्थीज, ये प्राणी चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें चपटे कृमि कहते हैं, और यह प्राणी ज्यादातर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये द्विपार्श्व सम्मिति यानी बायलेटरल सिमेट्री त्रिकोरिक अगुह्य अंग स्तर के संगठन वाले जीव हैं। ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण यानी ऑस्मोरेगुलेशन तथा उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन में सहायता करती है। ज्वाला कोशिका इस संघ की विशेष कोशिका है, और यह बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। आइए संघ प्लैटीहेल्मिन्थीज की कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। ये उभय लिंगाश्रयी यानी हर्मेफ्रोडाइटी होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वावस्था पाई जाती है। जरा यहाँ देखिए दोस्तों, यह चित्र टीनिया यानी फीताकृमि का है, जो कि प्लैटीहेल्मिन्थीज का सदस्य है। इसके मुंह की तरफ देखिए, यहाँ अंकुश तथा चूषक हैं, जो इन्हें परजीवी होने में मदद करती है। यह चित्र आपके एनसीईआरटी की किताब का है, जिसमें मैंने संघ प्लैटीहेल्मिन्थीज के 2 सदस्य दिखाए हैं। पहला है फीताकृमि यानी टीनिया और दूसरा है पर्णकृमि यानी फैसियोला। और यहाँ पर दोस्तों संघ प्लैटीहेल्मिन्थीज समाप्त होता है। और चलिए अब हम बात करेंगे संघ एस्कीहेल्मिन्थीज के बारे में। इन्हें हम गोलकृमि यानी राउंड वर्म्स कहते हैं। ये मुक्त जीवी, जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोरिक कुट प्रगुही
अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले प्राणी होते हैं। आइए संघ एस्केहेलमिन्थेस की कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। इनमें आहार नाल पूर्ण होती है, जिसमें सुपरिवर्तित पेशीय ग्रसनी यानी मस्कुलर फैनेक्स होता है। ये एक लिंगाश्रय यानी डाइशियस होते हैं, जिसका अर्थ है कि इनमें नर तथा मादा अलग होते हैं तथा मादा नर से आकार में बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष, जिसमें शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं, अथवा अप्रत्यक्ष, जिसमें लार्वावस्था होती है। आइए अब हम इनके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। पहला है एस्केरिस, दूसरा है व्यूचेरिया और तीसरा है एनसाइक्लोस्टोमा। दोस्तों, आप सभी को कुछ उदाहरण इस संघ के याद ही रखने हैं और यहाँ पर यह संघ समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे संघ एनेलिडा। ये प्राणी जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र तथा परजीवी हैं। ये द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिक, खंडित, गुह्य तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले जीव हैं। वृक्क यानी नेफ्रिडिया परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है और यह बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। यहाँ देखिए, यह एक केंचुआ है। इनका शरीर खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, जो कि इन्हें चलन में सहायता करती हैं। यह नेरिस है, जो कि एक जलीय एनेलिड है। इनमें पैरापोडिया पाया जाता है, जो इन्हें तैरने में मदद करता है और नेरिस में नर तथा मादा अलग होते हैं, परंतु हिरुडिनेरिया यानी रक्त चूसक जोक यह उभय लिंगाश्रय है, यानी इसमें जो नर और मादा युग्मक होते हैं वह एक ही जीव बनाता है। और दोस्तों, यहाँ पर संघ एनेलिडा समाप्त होता है। सारांश, इस वीडियो में हमने टीनोफोर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इसके मुख्य विशेषता संदीप्ति के बारे में जाना और इसके उदाहरणों के बारे में चर्चा करी। हमने संघ प्लैटिहेलमिन्थेस के बारे में पढ़ा। इसमें भी हमने इनकी कुछ विशेषताएं और इनके कुछ उदाहरणों के बारे में बात करी। हमने संघ एस्केहेलमिन्थेस के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि यह परजीवी के रूप में रहते हैं और हमने इसके कुछ उदाहरण और इसके विशेषताओं के बारे में चर्चा करी। हमने संघ एनेलिडा के बारे में भी जाना और हमने इनकी भी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करी। आज का सवाल, तो दोस्तों, आज का सवाल बताने से पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि हमने आज आपकी एनसीईआरटी की किताब के 4 टॉपिक को कवर कर लिया है। तो आप सभी इनको घर से पढ़कर आइएगा और इस प्रश्न परजीवी प्लैटिहेलमिन्थेस के विशेष लक्षण बताएं, इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा और इसको अपनी कॉपी पर लिखकर लाइएगा। हम अपनी अगली वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने संघ टीनोफोर, प्लैटिहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस और एनेलिडा के बारे में पढ़ा था और मैंने आप सभी को एक प्रश्न दिया था। वो प्रश्न यह है और इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर लाने को कहा था। निश्चित ही आप इसका उत्तर लिखकर लाए होंगे। तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। तो यह है इसका उत्तर और आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का उत्तर परीक्षा में देना है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम संघ आर्थ्रोपोडा, संघ मोलस्का, संघ इकाइनोड्रोमेटा और संघ हेमिकॉर्डेटा के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं।
संघ आर्थ्रोपोडा। ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये अंग तंत्र स्तर के संगठन, खुले परिसंचरण, द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिक, विखंडित तथा प्रगुही प्राणी है। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिनी वही कंकाल यानी काइटिन एक्सोस्केलेटन से ढका होता है। इनका शरीर 3 हिस्सों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष और उदर, और इनमें संधि युक्त पाद यानी जॉइंट अपेंडेजेस पाया जाता है। आइए इनकी कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। इनमें श्वसन अंग क्लोम, पुस्त क्लोम, पुस्त फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। इसमें संवेदी अंग जैसे श्रृंगिकाएं, नेत्र और संतुलन पुट्टी यानी स्टैटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन होता है। ये एक लिंगाश्रयी यानी डायशियस तथा अंड प्रजक यानी ओविपेरस होते हैं। इनमें निषेचन आंतरिक तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, और उत्सर्जन के लिए इनमें मैलपिगी नलिका यानी मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम आर्थ्रोपोडा के आर्थिक महत्व और उसके उदाहरणों को जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है एपिस, जिसे हम मधुमक्खी भी कहते हैं। यह शहद उत्पन्न करती है। दूसरा है बॉम्बैक्स यानी रेशम कीट, यह रेशम उत्पन्न करता है। और तीसरा है लेसिफर, जिसे हम लैक इंसेक्ट भी कहते हैं, और यह लैक उत्पन्न करता है। रोग वाहक कीट, तो जो इसमें सबसे पहला है वह है एनोफिलीज, दूसरा है क्यूलेक्स और तीसरा है एडीज। अब हम इसके कुछ और उदाहरणों को जानेंगे, थोड़े से और उदाहरण। यूथ पीड़क टिड्डी, जिसे हम लोकस्टा भी कहते हैं, और जीवित जीवाश्म लिमुलस, जिसे हम राज करकट किंग क्रैब कहते हैं। और यह सारे उदाहरण आप सभी दोस्तों को याद रखने हैं। और यहाँ पर संघ आर्थ्रोपोडा समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। संघ मोलस्का, ये प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय अंग तंत्र स्तर के संगठन, द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिक तथा प्रगुही है। ये चित्र एप्पल स्नेल का है, जो कि मोलस्का का एक सदस्य है। इनका शरीर अखंडित होता है, जो कि सिर यानी हेड, एक अतरंग ककुत यानी विसरल हम्प और पेशीय पाद यानी मस्कुलर फुट में विभाजित होता है। इनका शरीर कैल्शियम युक्त शेल से ढका होता है, जिसे हम काल्केरियस शेल कहते हैं। इनकी कुछ और बातें जो आप सभी दोस्तों को याद रखनी है वो है प्रवार यानी मेंटल, क्लोम यानी गिल, जो कि श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायक है। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। इनके मुंह के पास रेती के समान का अंग होता है, जिसे रेडुला कहते हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातें संघ मोलस्का की जानते हैं। ये एक लिंगाश्रयी तथा अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन लार्वा द्वारा होता है। और संघ मोलस्का के उदाहरण हैं, पहला है ऑक्टोपस, जिसे हम बेताल मछली भी कहते हैं। दूसरा है पिंक टाडा, जिसे हम मुक्ता शुक्ति कहते हैं। और तीसरा है लॉलीगो, जिसे हम स्क्विड भी कहते हैं।
और यहाँ पर संघ मोलस्का समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा। इनके पास कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है, इसलिए इन्हें हम इकाइनोडर्मेटा यानी शूल युक्त शरीर वाले जीव कहते हैं। ये समुद्र में रहने वाले अंग तंत्र स्तर के संगठन त्रिकोरिक प्रगुही प्राणी है। इनमें वयस्क में अर्य सममिति होती है तथा लार्वा में द्विपार्श्व सममिति होती है। दोस्तों, संघ इकाइनोडर्मेटा की कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशेषता है, जो कि चलन, भोजन पकड़ने तथा श्वसन में सहायक है। ये एक लिंगाश्रयी है, जिसमें निषेचन सामान्यतः बाह्य और परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। दोस्तों, अब हम इसके कुछ उदाहरणों को जानेंगे। पहला है इकाइनस, जिसे हम समुद्री अर्चिन भी कहते हैं। दूसरा है एस्टेरियस, जिसे हम तारामीन कहते हैं। तीसरा है ओफियोरा यानी भंगुर तारा। और चौथा है एंटीडॉन, जिसे हम समुद्री लिली भी कहते हैं। और यहाँ पर संघ इकाइनोडर्मेटा समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं संघ हेमिकॉर्डेटा। इस संघ के प्राणी कृमि के समान दिखते हैं। ये समुद्री अंग तंत्र स्तर के संगठन द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरिक और प्रगुही प्राणी है। ये चित्र हेमिकॉर्डेटा के सदस्य बेलेनोग्लॉसिस का है, जिसमें मैंने शुंड, कॉलर, क्लोम और वक्ष दर्शाया हुआ है। इसमें नर तथा मादा अलग होते हैं, निषेचन बाह्य होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है और उस लार्वा का नाम होता है टोनेरिया लार्वा। तो टोनेरिया लार्वा कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो कुछ इस प्रकार का टोनेरिया लार्वा दिखता है, आप देख ही सकते हैं। और यहां पर संघ हेमिकॉर्डेटा समाप्त होता है। सारांश, इस वीडियो में हमने संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा, जिसमें इसकी विशेषताएं, आर्थिक महत्वपूर्णता तथा इसके कुछ अहम उदाहरणों को जाना। हमने संघ मोलस्का के बारे में भी पढ़ा। इसमें हमने इसके विशेष लक्षण, इनके शरीर तथा उदाहरणों को समझा। हमने संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में भी पढ़ा, जिसमें हमने इनकी विशेषताओं को समझा। और आखिर में हमने संघ हेमिकॉर्डेटा के बारे में पढ़ा। आज का सवाल, तो दोस्तों आज का सवाल बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी की किताब के 4 टॉपिक को कवर कर लिया है। आप सभी इन सब टॉपिक्स को ज़रूर घर से पढ़कर आइएगा और इस प्रश्न सबसे बड़े संघ आर्थ्रोपोडा के विशेष लक्षणों के बारे में चर्चा करें, इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा और उत्तर को अपनी कॉपी में लिखकर लाइएगा। हम इस प्रश्न के बारे में अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, डीजी 7 के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में हिंदी के अध्याय वाक को पढ़ा। उसके बाद कक्षा 11 में बायोलॉजी के चैप्टर एनिमल किंगडम को पढ़ा, साथ साथ उन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल हम कक्षा 9 में इंग्लिश के चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स को पढ़ेंगे। ठीक उसके बाद कक्षा 11 में इंग्लिश के ही चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को पढ़ेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा, इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे।
तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर DigiSath इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।